गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज से हम लोग हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग हीट ट्रांसफ़र के चैप्टर 1 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी इज लोअर फॉर, तो थर्मल कंडक्टिविटी इन चारों में से सबसे कम किसकी होती है? एयर की। सो ऑप्शन बी द राइट आंसर। बात करें वुड की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है तो 0.11 वाट पर मीटर केल्विन होती है। एयर की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? 0.025 वाट पर मीटर केल्विन होती है। वाटर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? 0.6804। वहीं स्टीम की 1 बार पे कितनी होती है? 0.03349 वाट पर मीटर केल्विन। तो इसमें से मिनिमम कौन है? एयर की। सो एयर जो है राइट आंसर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? बल्क मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है? ये डायमेंशनलेस होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ए किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ। थर्मल कंडक्टिविटी किसका, उसका यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर केल्विन। मतलब बी किसके साथ मैच करेगा? 5 के साथ। सी जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। मतलब सी किसके साथ मैच करेगा? 6 के साथ। और डी जो है हीट फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है? वाट पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फॉर ए करंट कैरिंग वायर ऑफ 20 mm डायमीटर एक्सपोज टू एयर, एच आपको दी गई है। जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो दिया गया है। मैक्सिमम हीट डिसिपेशन अकर्स व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, आपको बताना है कि किस थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के लिए मैक्सिमम हीट डिसिपेशन होगा। और थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी गई है इंसुलेटिंग मटेरियल की, वो है 0.5 वाट पर मीटर केल्विन। तो सिलेंडर के केस में आर क्रिटिकल कितना होता है जिसके लिए कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो? के बाई एच होता है। के इंसुलेशन बाई एच, के की इंसुलेशन कितना है? 0.5 है। एच कितना है? 20 है। तो यहाँ से जो आर क्रिटिकल आया वो आ गया 25 mm। और वायर की डायमीटर कितनी थी? 20 mm। मतलब रेडियस कितनी थी? 10 mm। तो थिकनेस कितनी होगी इंसुलेशन के? आर क्रिटिकल माइनस आर जो हो जाएगा होगा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट के लिए। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया? आर माइनस आर इक्वल टू 15 mm आया, विच मीन जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आर क्रिटिकल का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही आंसर मार। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, थिकनेस पूछा गया है या आपको पूछा कि आर क्रिटिकल कितना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? थिकनेस। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है thermal conductivity K and 2K are available for lagging a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of each material is same। तो बताना है कि किस मटेरियल अंदर रखे और किस मटेरियल को बाहर रखे फॉर द मिनिमम। तो मेरे को पता है यहाँ पे हीट मटेरियल इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों यूज करते हैं? हीट ट्रांसफर को कम करने के लिए। तो अगर हीट ट्रांसफर को आपको कम करना है, मिनिमम रखना है, तो क्या कीजिए कि जो थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की कम है उसको इनर साइड में यूज करना चाहिए और जिसकी ज़्यादा है उसको आउटर साइड में यूज करना चाहिए। मतलब इसमें से ऑप्शन पर ही, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी में बोला गया है कि मटेरियल विद लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज फॉर इनर लेयर एंड वन विद द हायर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द आउटर। सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि for a given heat flow and for the same thickness the temperature drop across the material will be maximum for। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो जिस मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो कम होगा उसका डी टी बाई डी एक्स मैक्सिमम होगा। तो इन चारों में से थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका होता है? ग्लासुल का होता है। इसको हम इसी कारण तो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। तो ग्लासुल का सबसे कम होता है थर्मल कंडक्टिविटी, इसी कारण इसमें जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो सबसे अधिक मैक्सिमम होगा। सो ऑप्शन सी जो होगा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसमें है कि द टेम्परेचर वेरिएशन अंडर द स्टेडी स्टेट कंडक्शन अक्रॉस अ कंपोजिट स्लैब ऑफ टू मटेरियल्स विद द थर्मल कंडक्टिविटीज K1 and K2 इज शोन इन फिगर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स। तो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखिए डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है? अधिक है, स्लोप ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? कम है। तो मैं अभी बोला Q इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के डी टी बाई डी एक्स
एक्स होता है, तो जिस मटेरियल का dt/dx ज़्यादा है उसका क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा। तो मतलब dt/dx जिसका ज़्यादा है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा, मतलब K2 क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू K1। तो K2 कम होगा एज कम्पेयर टू K1, विच मीन जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इट इज प्रपोज टू कोट 1 mm डायमीटर वायर विथ इनामेल पेंट, के आपको दी गई है इनामेल पेंट की 0.1 वाट पर मीटर केल्विन टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर विथ एयर इफ द एयर साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको दी गई है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, द ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द इनामेल पेंट। आपको यहाँ भी पूछा गया है कि ऑप्टिमम थिकनेस कितनी होगी। तो मेरे को पता है आर क्रिटिकल क्या होगा इस केस में, K/H होगा। K मेरे को पता है, H पता है, यहाँ से आर क्रिटिकल क्या आ गया, 1 mm आ गया। और रेडियस ऑफ वायर कितनी है, डायमीटर 1 mm है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 mm। तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या हो जाएगी, आर क्रिटिकल माइनस आर, मतलब थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना आ गई 0.5 mm, यहाँ होगा 0.5 mm, विच मीन जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड द थर्मल कंडक्टिविटी, आपको अरेंज करना है इसमें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होगा। तो मेरे को पता है सबसे अधिक किसकी होती है, सॉलिड की होती है, उसके बाद से किसकी होती है, लिक्विड की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, गैस की। वहीं अगर सेम मेटल की बात करें तो प्योर मेटल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स एलवाइज। तो अगर बात करें कि इसमें से सॉलिड सबसे पहले देखेंगे कि सॉलिड कौन सा है, सॉलिड फेज कौन सा है इसमें सबसे, तो सॉलिड फेज कौन सा है, एल्युमिनियम है और आयरन। एल्युमिनियम आयरन में इन दोनों में से थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है अधिक, एल्युमिनियम की होती है। तो सबसे पहले डी होगा, डी हो सकता है या डी हो सकता है। अब उसके बाद से कौन सा अरेंज होगा, उसके बाद से देखिए सॉलिड कौन, प्योर आयरन है, तो डी के बाद कौन आएगा, डी के बाद ए आएगा। तो डी के बाद एक किस में है, सी में है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन फ्रॉम वाटर एट टेम्परेचर, आपको दी गई है वाटर की 48 डिग्री सेंटीग्रेड टू अ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट है जिसका कि सरफेस टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आपको दी गई है ये है 0.6 वाट पर मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास जो है वो आपको दी गई है, ग्लास की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दी गई है 1.2 वाट पर मीटर केल्विन। द स्पेशियल ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर इन द वाटर dt/dy इन वाटर एट वाटर ग्लास इंटरफेस आपको दी गई है, वो दी गई है 1 × 10⁴ केल्विन पर मीटर। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ग्लास एट द वाटर ग्लास इंटरफेस कितना होगा, ग्लास में वाटर ग्लास इंटरफेस पे dt/dy का वैल्यू कितना होगा। तो मैं बोला कि कंडक्शन हो रहा होगा वाटर के थ्रू, वही तो ग्लास के थ्रू भी हो रहा होगा। तो वाटर के थ्रू अगर लिखना चाहे तो वो क्या लिख सकते हैं, -kW × A × dt/dy थ्रू वाटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -kg × A × dt/dy इन ग्लास। तो kW kg हमको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, ए कैंसिल हो जाएगा और dt/dy वाटर में मेरे को पता है, यहाँ से dt/dy यहाँ dy होगा, dt/dy इन ग्लास निकाल सकते हैं, यहाँ से dt/dy इन वो आया 0.5 × 10⁴ पर मीटर, विच मीन जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसी पैराग्राफ का पार्ट था, इस क्वेश्चन में बोला गया है द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H इन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन क्या होगा। तो मैं बोला कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में बात करें तो जितना हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया हो रहा होगा बिटवीन वाटर एंड द ग्लास इंटरफेस बाय कंडक्शन, वही होगा हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया बाय कन्वेक्शन। तो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया kW × dt/dy ऑफ W, तो dt/dy ऑफ W कितना दिया गया था 1 × 10⁴ और kW कितना है 0.6 है। तो ये हो गया कंडक्शन के कारण हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, और कन्वेक्शन के कारण क्या होगा H × Tw - Ts। Tw मेरे को पता है, Ts पता है, यहाँ से H निकाले, H जब निकाले तो वो आ गया 750 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, विच मीन जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि वन टाइम state heat transfer equation for a sphere with heat generation at the rate of Q can be written as। तो अनस्टेडी का जो अगर देखे हीट ट्रांसफर का इक्वेशन विद हीट जनरेशन वो क्या होता है, इन केस ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है R del/del R del T/del R प्लस Qg/K इक्वल टू 1 del T/del टॉ जो है यहाँ पे टाइम है। वहीं स्फीयर के केस में जो होता है वो होता है 1/r² del R इंटू r² del T/del R प्लस Qg/K इज इक्वल टू 1/α del T/del टॉ जो है वहाँ पे टाइम है। तो यहाँ से देखिए स्फीयर के केस में बोला गया था, तो स्फीयर के केस में कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेनलेस स्टील ट्यूब जिसकी की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी गई है ऑफ 2 सेंटीमीटर इनर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर इज इंसुलेटेड विथ 3 सेंटीमीटर थिक एस्बेस्टस के दी गई है एस्बेस्टस की। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनर मॉल आपको दी गई है डेल्टी दी गई है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको बताना है कि हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट कितना होगा। तो क्यू पर यूनिट लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टी अपन टोटल थर्मल रेसिस्टेंस। टोटल थर्मल रेसिस्टेंस कितना होगा, एक तो होगा जो स्टील का है प्लस एक जो है इंसुलेटर का है, इंसुलेटिंग मटेरियल का। स्टील का कितना हो जाएगा, ln ऑफ R2 अपन R1 डिवाइडेड बाई 2π/Ks हो जाएगा, प्लस इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या हो जाएगा, ln ऑफ R3/R2 डिवाइडेड बाई 2π/K हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को K पता है, Ks पता है, R2 पता है, R1 पता है, R3 पता है, R2 पता है, डेल्टी पता है। तो यहाँ से Q/L के लिए सॉल्व किए तो Q/L आया वो आया 944.718 वाट पर मीटर, विच मीन जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसमें बोला गया है कि अ वेल मशीन स्टील थिकनेस L is kept such that the wall temperature आपको दी गई है TH and TC as shown in the figure below. A smooth copper plate of the same thickness L is now attached to the steel plate without any gap as indicated in the figure below. The temperature at the interface is Ti. The temperature of the outer walls are still the same at TH and TC. The heat transfer rates are Q1 and Q2 per 2 cases respectively in the direction. तो बताना है कि which of the following statement is correct। तो इस केस में बोल है कि एक केस में है जो कि सिर्फ स्टील है और जो एक साइड का जो टेम्परेचर है वो है TH, दूसरा के साइड का कितना है टेम्परेचर TC है, और जो हीट ट्रांसफर है वो Q1 है। दूसरा केस में बोला गया कि स्टील जो था तो वो तो है ही, और उसके बाद से एक और कॉपर रख दिया गया सेम थिकनेस का, और जो टेम्परेचर एंड का रखा गया वो सेम ही रखा गया TH और TC, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर TI है, और इस केस में जो हीट ट्रांसफर है वो Q2 है। कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो अगर Q1 को लिखे, Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो TH माइनस TC अपॉन L अपॉन KS इंटू A लिख सकते हैं। ये थर्मल रेसिस्टेंस होगा जो, तो Q1 कितना हो गया ये। वहीं Q2 को क्या लिख सकते हैं, TH माइनस TC L अपॉन K कॉपर इंटू A। तो देखिए यहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो प्लस कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये थर्मल रेसिस्टेंस प्लस ये थर्मल रेसिस्टेंस, मतलब थर्मल रेसिस्टेंस किस में ज़्यादा है, 2 में ज़्यादा है, मतलब हीट ट्रांसफर रेट किस में कम होगा, 2 में कम होगा, मतलब Q1 ग्रेटर देन Q2 हो सकता है, Q2 बोल सकते हैं। तो मतलब इसमें से देखिए Q1 ग्रेटर देन Q2 किस में है, C और D ऑप्शन में है, मतलब या तो C ऑप्शन सही होगा या D ऑप्शन सही होगा। अब हम इंटरमीडिएट टेम्परेचर के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस में हम टेम्परेचर को, अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर को हमको फाइंड करना होता है हम कैसे कर सकते हैं, तो क्योंकि इसके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र है वो तो सेम है, यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा वही यहाँ से भी हो रहा होगा, तो इसके बीच में एक बार हीट ट्रांसफ़र का इक्वेशन लिखिए और एक बार इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र का रेट होगा वो तो सेम होगा, तो दोनों को हम इक्वेट कर दिए, वहाँ से TI निकाल लेंगे। तो यहाँ से TI निकालने के लिए कोशिश किए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, TH माइनस TI अपॉन L अपॉन KSA इक्वल टू TI माइनस TC अपॉन L अपॉन K ऑफ कॉपर इंटू A कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया, K ऑफ कॉपर अपॉन K ऑफ स्टील इक्वल टू TH माइनस TI अपॉन TI माइनस TC। और मेरे को पता है थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर या स्टील में से किसकी ज़्यादा होती है, कॉपर की ज़्यादा होती है, मतलब K ऑफ कॉपर बाई K स्टील हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब K ऑफ कॉपर ग्रेटर बाई K स्टील क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, TH माइनस TI ग्रेटर देन TI माइनस TC। यहाँ से हम देखें तो TI को क्या लिख सकते हैं, TI इज लेस देन TH प्लस TC बाई 2, विच मीन जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इन केस ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इन अ मीडियम विथ कांस्टेंट T is the temperature at position X at time T, then del T by del T is proportional to। तो मेरे को पता है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन विदाउट हीट जनरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, del T by del x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई अल्फा del T by del tau। तो यहाँ से देखिए del T by del T किसके प्रोपोर्शनल है, del T by del x स्क्वायर, विच मीन जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में ये है कि हीट फ्लोज थ्रू अ कंपोजिट स्लैब, द डेप्थ ऑफ द स्लैब आपको दी गई है 1 मीटर है, ये डेप्थ ऑफ द स्लैब आपको दी गई है 1 मीटर है, एंड द के वैल्यूज
आर इन वाट पर मीटर केल्विन, द ओवरऑल थर्मल रेसिस्टेंस इन केल्विन पर वाट कितना होगा। तो इसको अगर थर्मल रेसिस्टेंस इसका सर्किट बनाए थर्मल सर्किट, तो क्या होगा, एक इसका होगा थर्मल रेसिस्टेंस प्लस दूसरा किसका होगा, इसका थर्मल रेसिस्टेंस होगा, और इसका थर्मल रेसिस्टेंस, ये दोनों थर्मल रेसिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में होगा, और ये दोनों किसके साथ, इसके साथ सीरीज में होगा। तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ, थर्मल रेसिस्टेंस बना दिया हूँ। पहला का क्या होगा, मान लीजिए R1 है थर्मल रेसिस्टेंस, दूसरा के स्लैब के कारण क्या होगा, मान लीजिए R2, इसके कारण R3। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, इसके साथ सीरीज में। R1 क्या होगा, L/K होगा। L कितना दिया है R1 का, R1 के केस में L कितना है 0.5 है, कि थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब 1 की कितने दी गए हैं 0.02, इंटू एरिया क्या हो जाएगा 1:1। तो यहाँ से कितना आ गया R2 निकाले, तो R2 क्या होगा L/K। तो R2 के लिए L मेरे को सेकंड केस में कितनी है 0.25 है, K कितनी है 0.10 है, और एरिया क्या हो जाएगा 0.5 × 1। तो कितना हो गया R2 5 हो गया। वैसे ही R3 निकाल लिया, वो आया 12.5। तो R ओवरऑल क्या हो जाएगा R1 प्लस इसका R इक्विवेलेंट इसका क्या होगा R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो R ओवरऑल जो आया वो आया 28.57 केल्विन पर वाट, विच मीन जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी थी इस स्लैब की, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी 0.14 नहीं है, यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.04। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन अ कंपोजिट स्लैब द टेम्परेचर एट द इंटरफेस T interface between the two material is equal to the average of the temperature at the two ends, assuming the steady one-dimensional heat conduction. Which one of the following statement is true about the respective thermal conductivity? तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में क्या सही है। इंटरफेस टेम्परेचर जो है T1 + T2/2 है। तो हम बोले कि हम क्या हीट ट्रांसफ़र जो इस स्लैब के थ्रू होगा वही हीट ट्रांसफ़र इस स्लैब के थ्रू होगा। तो हम दोनों स्लैब के लिए हीट ट्रांसफ़र रेट लिख लिए। तो पहला स्लैब के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा T1 - Ti डिवाइडेड बाई इसका थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा L/K। L की जगह क्या है यहाँ पे 2B था पहला केस में, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी K1 थी इंटू A। सेकेंड केस में सेकेंड स्लैब में हम क्या लिख सकते हैं Ti - T2 अपॉन L/K। L कितनी है थी सेकेंड केस में B थी, और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी थी K2 थी, और एरिया तो A था। A कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया यहाँ, और Ti मेरे को पता है Ti क्या है T1 + T2/2 है। तो T1 + T2/2 Ti के जगह पुट किए, और यहाँ से K1 और K2 के लिए रिलेशनशिप फाइंड करना चले, तो यहाँ से जो आया वो आया K1 = 2K2, विच मीन्स जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन में है कि विद एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड अ सर्कुलर पाइप द हीट लॉस टू द सराउंडिंग ड्यू टू। तो बात करें तो पहले थर्मल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर इंसुलेशन हम ऐड करते हैं थर्मल रेसिस्टेंस कंडक्शन के कारण क्या होता है सिलिंड्रिकल केस में, तो ln R2 डिवाइडेड बाई R1 ln R2/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL होता है। तो अगर मान लीजिए हम रेसिस्टेंस R को बढ़ा रहे हैं, इंसुलेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब R2 को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा R कंडक्शन बढ़ जाएगा, थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ेगा मतलब हीट ट्रांसफर रेट घट जाएगा। वहीं अगर कन्वेक्शन का बात करें तो कन्वेक्शन का थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है 1/HA होता है, और A क्या होता है 2πRL होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से R कन्वेक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब अगर R बढ़ाइएगा तो R कन्वेक्शन थर्मल रेसिस्टेंस कन्वेक्शन के कारण क्या होगा घटेगा, मतलब हीट ट्रांसफर रेट कन्वेक्शन के कारण क्या होगा बढ़ेगा। तो मतलब अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड कीजिएगा तो कन्वेक्शन के कारण जो हीट ट्रांसफर होगा वो बढ़ेगा, वहीं कंडक्शन के कारण घटेगा। तो कन्वेक्शन के कारण बढ़ेगा, कंडक्शन के कारण घटेगा। तो देखिए ऑप्शन ए जो है उसमें बोला गया है कन्वेक्शन के कारण बढ़ेगा, वाइल दैट ड्यू टू द कंडक्शन डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ लॉन्ग ग्लास सिलेंडर ऑफ इनर डायमीटर आपको दी गई है, आउटर डायमीटर दी गई है। इनर डायमीटर जो है वो है 0.03, वहीं आउटर जो है 0.05 मीटर, कैरीज हॉट फ्लूइड इनसाइड। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी आपको ग्लास की दी गई है 1.05 वाट पर मीटर केल्विन, द थर्मल रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर आपको बताना है। तो पर यूनिट लेंथ निकालना हो थर्मल रेसिस्टेंस तो वो क्या हो जाएगा ln ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई 2πK हो जाएगा। R2 मेरे को पता है, R1 पता है। R2 क्या है 0.05 डिवाइडेड बाई 2, R1 कितना है 0.03 डिवाइडेड बाई 2, और थर्मल कंडक्टिविटी मेरे को पता था। तो यहाँ से थर्मल रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिलेंडर का क्या हो गया 0.077 केल्विन पर वाट, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हीट इज बीइंग ट्रांसफर कंडक्टिवली फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड 50 डायमीटर आपको दी गई है टू वाटर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। द रेट ऑफ हीट जनरेशन विद इन द फ्यूल एलिमेंट आपको दिया गया है एंड द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको दी गई है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। द आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल एलिमेंट वुड बी, तब पूछा गया है कि आउटर सरफेस टेम्परेचर फ्यूल एलिमेंट की कितनी होगी। तो मैं बोला कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जितना हीट जनरेट हो रहा होगा वही हीट कन्वेक्ट हो रहा होगा। तो हीट जनरेट कितना हो रहा होगा, क्यू जी इंटू 4, इसका वॉल्यूम कितना है, जो न्यूक्लियर जो एलिमेंट है न्यूक्लियर एलिमेंट उसका क्या है वॉल्यूम, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि सिलिंड्रिकल टाइप का था तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। और कन्वेक्शन के कारण कितना हो रहा होगा एच इंटू ए इंटू डेल टी, ए कितना हो जाएगा π/d/l इंटू डेल टी क्या हो गया टी एस माइनस टी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से जो टी एस आया वो क्या आ गया टी इन्फिनिटी प्लस क्यू जी डी/4h। मेरे को टी इन्फिनिटी पता है और क्यू जी पता है, डी पता है, एच पता है, यहाँ से सॉल्व किए तो यहाँ से जो आया टी एस वो आया 360.5 केल्विन, विच मीन्स जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन में है कि कंसीडर्ड स्टेडी वन डायमेंशनल हीट फ्लो इन अ प्लेट ऑफ 20 थिकनेस विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन। क्यू जी आपको दी गई है 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। द लेफ्ट एंड द राइट फेसेस आर केप्ट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर आपको दिया गया है। लेफ्ट फेस जो है वो 160 पे है, वहीं राइट फेस 120 पे है। तो द प्लेट है जो कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, प्लेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दी गई है 200 वाट पर मीटर केल्विन। तो आपको बताना है कि द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट फ्रॉम इट्स लेफ्ट फेस कितना होगा। तो मेरे को पता है 1D स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या होती है हीट ट्रांसफर की, वो होती है del2 t बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं del2 t बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू जी बाई के। एक बार इंटीग्रेट किए तो ये आ गया इक्वेशन, दूसरा बार इंटीग्रेट किए तो वो क्या आ गया टी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2k प्लस C1x प्लस C2। और मेरे को एंड कंडीशन दी गई है x इक्वल टू 0 पे, मान लीजिए हम x यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 पे मेरे को टेम्परेचर दी गई थी 160 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 433 केल्विन। तो x इक्वल टू 0 पर ये होना चाहिए। तो यहाँ से जो निकाले C1 और C2 का वैल्यू, तो यहाँ से जो C2 आया वो आ गया 433। वहीं x इक्वल टू 20 थिकनेस प्लेट की 20 थी तो x इक्वल टू 0.02 मीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर इस साइड की मेरे को पता है वो कितनी थी 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो गया 393 केल्विन। तो यहाँ से C1 निकाले तो C1 कितना आ गया 2000। तो इक्वेशन टेम्परेचर की क्या आ गई, इक्वेशन टेम्परेचर की जो आई वो आई गई टी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 2000 एक्स प्लस 433। और मेरे को पता है अगर मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए मेरे को सॉल्व करना है तो क्या होना चाहिए del t बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए तो क्या हो जाएगा C1 इज इक्वल टू क्यू जी एक्स बाई के। तो यहाँ से जो x आया, x का वैल्यू आया वो आ गया 5 विच मीन्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा एट अ डिस्टेंस 5 द लेफ्ट एंड होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 5 तो 5 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन जो था 5 वो सी था। तो सो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है उसमें बोला गया है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द वॉल इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा। तो मेरे को पता चल गया है मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा x इक्वल टू 5 तो जो टी का इक्वेशन था उसमें x इक्वल टू 5 उसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट कर देंगे, वहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लेंगे। जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया वो आया 438 केल्विन विच मीन्स 165 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।